नमस्कार दोस्तों। इंडिया का मोस्ट ड्रकोनियन एंड कंट्रोवर्शियल कानून जल्द ही जम्मू एंड कश्मीर से हटता हुआ नजर आएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह said the central government will consider revoking the Armed Forces Special Power Act in जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के एक लोकल मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू के दौरान अमित शाह जी ने यह स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बताया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्लान्स टू पुल बैक ट्रूप्स इन द यूटी। जो भारतीय सेना और सीपीएफ के जवान जम्मू एंड कश्मीर में तैनात हैं उनको धीरे धीरे वापस लाया जाएगा एंड प्रशासन की कंप्लीट जिम्मेवारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पुलिस के हाथों में सौंप दी जाएगी। क्योंकि आज से पहले न तो जनता का और न ही सेंट्रल गवर्नमेंट का विश्वास था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पुलिस पर, लेकिन बीते कुछ वर्षों में स्टेट पुलिस ने बड़े बड़े ऑपरेशंस को लीड किया है। इससे जनता का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है पुलिस को लेकर। और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में चीजें नॉर्मलाइज हुई हैं, लोगों का जीवन स्तर बदला है, वहां पे डेवलपमेंट हुआ है और भी अधिक इन्वेस्टमेंट्स एंड टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए सेना को वापस लाया जाएगा। 1990 से लागू कंट्रोवर्शियल कानून को हटाया जाएगा और इसके लिए सरकार ने एक 7 साल का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। तो 5 जुलाई 1990 से अफस्पा एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लागू है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अफस्पा एक्ट क्या है, इसके क्या की फीचर्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं और इसके क्रिटिक्स का क्या कहना है, इसके फेवर में क्या पॉइंट दिए जाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने समय समय पर अफस्पा को लेकर कई कमेटी और कमीशंस का गठन किया है, उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, राइट। तो इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला, भारत छोड़ो आंदोलन, और इस आंदोलन को दबाने के लिए उस समय ब्रिटिश सरकार ने एक अध्यादेश पास किया, द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस बाय द वायसरॉय लिनलिथगो। ये ब्रिटिश सेना को एक लाइसेंस प्रदान करता है टू किल एनीवन इन द केस ऑफ आर्म्ड डिस्टर्बेंस एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये एक ऐसा कानून है जो भारतीयों के खिलाफ लाया गया था, भारत छोड़ो मूवमेंट को दबाने के लिए लाया गया था। और ये भी इसकी क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि ये तो एक ब्रिटिश लीगेसी है, ब्रिटिश ईरा का लेजिस्लेशन जो आज भी कंटिन्यू है। तो ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए कानून आता है, जिसको भारत सरकार ने 1947 में कंटिन्यू रखा। आजादी के बाद बंगाल, ईस्ट बंगाल, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस के लिए भी 4 अध्यादेश पास किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है इस समय भी भारत में आंतरिक अशांति थी, कम्युनल वायलेंस अपनी चरम सीमा पर थे, लोगों का एक दूसरे पे विश्वास नहीं था। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सरकार ये ऑर्डिनेंस लाती है और अगले ही साल इन अध्यादेशों को अधिनियम में भी परिवर्तित कर दिया जाता है 1948 में। लेकिन वर्तमान में जो कानून हम देख पा रहे हैं, जो इफेक्टिव लॉज देश में लागू हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए या फिर जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लीजिए, ये 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में उस समय के गृह मंत्री जीबी पंत के द्वारा, और ये अधिनियम बन के आता है द आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1958। तो असम एंड मणिपुर बेसिकली नागालैंड जो मूवमेंट उस समय चला था असम के अंदर, क्योंकि नागालैंड असम का ही पार्ट हुआ करता था, तो नागा हिल जो एरिया है उसमें नागा मूवमेंट को दबाने के लिए ये कानून 1958 में आता है। और फिर आगे चलकर आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट बने, वहां पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग एक्ट पास किया जाता है, जैसे जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, राइट। तो वहां के भी कुछ हिस्सों में आज भी ये कानून लागू है। हालांकि मेघालय में 2018 में कंप्लीटली ये कानून रिवोक कर लिया गया है, लेकिन जितने भी कानून आगे चलकर पास हुए 1958 ही उसकी आधारशिला है। चाहे आप 1983 पंजाब एंड चंडीगढ़ एक्ट की बात कीजिए या फिर 1990 जम्मू एंड कश्मीर की बात कीजिए, तो ये कानून ठीक हमने देखा, इसका इतिहास हमने देखा। अब इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, इसके क्या की फीचर्स हैं, क्या प्रोविजंस है कि किसी भी एरिया में लगते ही बहुत बड़ा बवाल जो है क्रिएट हो जाता है। चलिए बात करते हैं व्हाट इज अफस्पा 1958। तो इसमें कहा गया है कि ये पावर देता है, ये इंपावर करता है आर्म्ड फोर्सेज को। अब आर्म्ड फोर्सेज की जब बात आती है तो इसमें स्टेट की पुलिस भी शामिल है, हमारी भारतीय सेना यानी कि आर्मी भी शामिल है, इसके अलावा सीएपीएफ भी शामिल है। ठीक है, सीएपीएफ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो भी आ जाती हैं।
ये इन सब को empower करता है कि आप मेंटेन कीजिए पब्लिक ऑर्डर इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है डिस्टर्ब्ड एरियाज, एक शब्द मतलब इस्तेमाल किया गया डिस्टर्ब्ड एरियाज, और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी इसमें दी गई है। ए डिस्टर्ब्ड एरिया इज वन वेयर द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इज नेसेसरी इन द एड ऑफ द सिविल पावर्स। सिविल अथॉरिटीज की मदद करने के लिए जिस एरिया में आर्म्ड फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट जरूरी हो जाए उसको हम डिस्टर्ब्ड एरिया कहेंगे। मान के चलिए ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक पूरा का पूरा स्टेट भी हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या एक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हो सकता है। ठीक है, भारत का कोई भी हिस्सा डिस्टर्ब्ड एरिया हो सकता है यदि वहां पे इंसर्जेंसी खड़ी हो जाती है, यदि वहां पे टेररिज्म बढ़ जाता है, तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा सकता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। इसमें लिखा गया है अगर कोई एरिया उसमें डिफरेंस क्रिएट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन दी मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और द कास्ट और द कम्युनिटीज। भाई सीधी बात है, अगर कोई वहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा तो वो दो कम्युनिटी, दो कास्ट या फिर दो ग्रुप्स के बीच में ही होने वाला है, और इससे टेररिज्म भी क्रिएट होगा, इससे इंसर्जेंसी भी बढ़ेगी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए। और ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो वहां पर भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्रिएट हुआ, ठीक है, जो आज भी चला रहा है। तो इन सब चीजों को दबाने के लिए उनको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है, और फिर इसके बाद में वहां पे अफस्पा एक्ट जो है लाया जाता है। और ये डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने की पावर किसके पास में है? तो मैं आपको बता दूं 1972 से पहले ये पावर थी स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। लेकिन 1972 में इसमें अमेंडमेंट होता है और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दी जाती है। अब आप समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों मिलके किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। और इसमें भी कुछ इस तरीके से समझिए कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट का जो गवर्नर है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सलाह लेनी पड़ेगी वहां की जो विधानसभा है, या फिर आप समझिए जो वहां की जो गवर्नमेंट है वहां उससे। इसके अलावा जो यूटी है, यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, वो इसको घोषित कर सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए यदि कोई एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित हो जाता है तो वहां पे जो सेना है, जो सीएपीएफ के जवान हैं, आर्मी वहां पे डिप्लॉय कर दी जाएगी, उनको फुल अथॉरिटी मिलती है, उनको एक फ्री हैंड मिल जाता है किसी भी व्यक्ति को किल करने के लिए, उसके ऊपर ओपन फायर की जा सकती है। अथॉरिटी टू यूज फोर्स, फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन ओपन फायर आफ्टर ए वार्निंग, after warning a person who is found to be in the contravention of the laws। यदि कोई व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन कॉन्ट्रावेंशन पाया जाता है ऑफ द लॉज, तो वार्निंग के बाद उसके ऊपर ओपन फायर की जा सकती है, भले ही उसकी फिर डेथ क्यों न हो जाए। इसके अलावा इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति, किसी भी ग्रुप या किसी भी के घर में या किसी की प्रेमाइस में सर्च किया जा सकता है विदाउट ए वारंट, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट ए वारंट, ठीक है। और इससे जो हमारी सेना है, जो सीपीएफ के जवान हैं, उनको फुल प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स। अर्थात जवानों के ऊपर की गई कार्रवाई के लिए कोई भी कानूनी मुकदमा नहीं चला सकता है, किसी भी कोर्ट में उनको ट्राई नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल, ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। आर्टिकल 355 में इसका हवाला दिया जाता है। ये कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब एक्सटर्नल एग्रेशन मान के चलिए जैसे पाकिस्तान या फिर चाइना की तरफ से हमला हो जाए, भारत के ऊपर बाहर देशों की तरफ से हमला हो जाए, तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि स्टेट्स को बचाया जाए, उनकी रक्षा की जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसे ही यदि किसी स्टेट में, किसी एरिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, आर्म्ड डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो उसको रोकने के लिए यदि सरकार, राज्य की सरकार फेल हो जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है और कोई कानून वहां पे लागू कर सकती है, कोई एक्ट पास कर सकती है, ठीक है। उसके लिए फिर जो भी कंडा सरकार को अपनाना पड़े वो अपना जा सकता है। तो ऐसे ही जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहां पे कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स खड़े हुए, भारत को तोड़ने की बात वहां पे चली, है ना। कई बार हम उसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं।
इसके अलावा ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पे सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सरकार अफस्पा लेके आई, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1998 में अपने जजमेंट में ये कहा कि ये जो एक्ट है या फिर इसके अंदर जो सेक्शन 4 या फिर जो 5 है, जो पावर कन्फर्ड की गई है आर्म्ड फोर्सेज को, दीज आर नॉट आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल। सो इसीलिए द एक्ट इज नॉट ए वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये उसके अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 का हवाला भी दिया जाता है कि ये उनका वोलेट करता है ना, कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं उनका उल्लंघन करता है ये एक्ट। तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और ये केस भी आप देख सकते हो, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1998 का ये एक्ट था। लेकिन बावजूद इसके ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, इसके बारे में बात करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज से एक जो है रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब। व्हाट इज द कंट्रोवर्सी अराउंड द एक्ट? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। कहा जाता है कि जो फ्री हैंड पावर दी गई है आर्म्ड फोर्सेस को टू यूज फोर्स एंड शूट एनीवन, इससे मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। आर्म्ड फोर्सेस को एग्जीक्यूटिव पावर्स ग्रांट की गई हैं कि वे इंटर कर सकती हैं किसी भी प्रीमाइस में, सर्च कर सकती हैं, अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को विदाउट ए वारंट। तो इससे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, और आर्टिकल 22 जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट की बात करता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी वॉयलेट करता है ये एक्ट। और इससे क्या होगा, फेक इनकाउंटर्स होंगे। फेक इनकाउंटर्स की कई बार खबरें हमने देखी हैं, चाहे अमसीपुरा फेक इनकाउंटर की बात कीजिए या फिर मणिपुर की बात कीजिए, नागालैंड में भी कई बार खबरें आई हैं कि फेक इनकाउंटर किया गया है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, या फिर दूसरे ह्यूमन राइट वायलेशंस भी होते रहे हैं। और बड़ी बात यह बताई जाती है कि ब्रिटिश इरा लेजिस्लेशन है, कॉलोनियल लीगेसी को दर्शाता है। हमने एक ऐसा कानून को कंटिन्यू करके रखा है जो भारतीयों के खिलाफ में लाया गया था। दूसरा, फिर इसका जो सेक्शन 6 है वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द लीगल सूट, यानी कंप्लीट इम्यूनिटी प्रदान करता है आर्म्ड फोर्सेस को कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के कानूनी मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम क्रिटिक्स मान सकते हैं, यानी कि क्रिटिसिज्म में डाल सकते हैं। इसके अलावा फेवर की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए ये जो एक्ट है ये केवल और केवल उसी एरिया में लागू किया जाता है जहां पे जो साधारण कानून है, जो ऑर्डिनरी लॉज हैं ऑफ द लैंड आर फाउंड टू बी इनएडिक्वेट टू डील विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। यदि कई बार असाधारण सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इंसर्जेंसी अपनी चरम सीमा पे हो जाए, टेररिज्म वहां पे बढ़ जाए, किसी दो ग्रुप, दो कम्युनिटीज के बीच में यदि डिफरेंस क्रिएट हो जाए, क्रिमिनल वायलेंस हो जाए, तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो कानून हैं राज्य के, जो लैंड के लॉज हैं, यदि वे इनएडिक्वेट प्रतीत होते हैं तो हमें कठोर कानून यानी कि ड्रैकोनियन एक्ट लाने पड़ते हैं, और ये उसी का एक परिणाम है। इसीलिए इट इज नेसेसरी इविल, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। एग्जाम्पल के तौर पे जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन आप ले लीजिए। इसके अलावा इंसर्जेंट ग्रुप जो मूवमेंट्स हैं भारत में चले हैं, तो उनको रोकने के लिए ये एक काउंटर इंसर्जेंसी रोल भी निभाता है। और फिर भारतीय सेना ने भी कहा है कि देखिए हमें ऐसे कानून की अभी जरूरत है, क्योंकि जो फॉरेन टेररिस्ट हैं या फिर होम ग्राउंड मूवमेंट है भारत में, उनको स्पेशल एक्ट या स्पेशल पावर्स के तहत ही रोका जा सकता है, राइट। दूसरा, फिर सरकार ने यह भी बताया कि कोई भी कंप्लीट प्रोटेक्शन, कंप्लीट इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 6 हमने नहीं दी है। एमसीपुरा इनकाउंटर जो हुआ था, फेक इनकाउंटर, उसमें आप देखिए जो जवान थे सेना के और जो ऑफिसर थे, जो भी वहां पे दोषी थे, उनको सजा मिली और उनका कोर्ट मार्शल किया गया। अभी ये तो रिसेंट की ही बात है। तो सरकार का कहना है कि बिल्कुल कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो की गई कार्रवाई के लिए जवानों को ट्राई किया जा सकता है, कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। एग्जाम्पल अमसीपुरा आप ले सकते हो। फिर सरकार ने यह भी बताया कि हम हर 6 महीने के अंदर एक कमेटी को बैठाते हैं जो रिव्यू करती है सिचुएशंस को, और उसके बाद ही कंटिन्यू किया जाता है इस एक्ट को। एग्जाम्पल के तौर पे अभी 2 दिन और 3 दिन पहले की ही न्यूज है, असम के कुछ एरिया में 6 महीने के लिए इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया है, और ऐसे ही नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी अगले 6 महीने के लिए कुछ एरियाज में अफस्पा एक्ट को
एक्सटेंड किया गया है। ये तो अभी हाल ही की खबर है, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के भीतर इसको रिव्यू करना पड़ता है। और जो कमेटी बनाई गई है समय समय पर, उनकी क्या रिकमेंडेशंस रही, तो पहली कमेटी है जीवन रेड्डी कमेटी 2004। तो बीपी जीवन रेड्डी करके ये कमेटी थी। इन्होंने पाया कि जो अफस्पा एक्ट है इसको तुरंत प्रभाव से रिपील करना चाहिए। और जो यूएपीए एक्ट हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए, इसमें ही कुछ नए प्रावधान हमें जोड़ने पड़ेंगे 1960 वाले 67 वाले एक्ट में। इसमें कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट प्रोविजंस आप डालिए कि अफस्पा एक्ट की जरूरत ही न पड़े। इसी में आप क्या कीजिए, सेना को स्पेशल पावर दे दीजिए। इनका तो ये कहना था। फिर जो सेकंड एआरसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2005, इनकी 5वीं जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने इसमें ये रिकमेंड किया था कि ये भी तुरंत प्रभाव से रिपील होना चाहिए। इसके अलावा संतोष हेगड़े कमेटी 2013, अभी इन्होंने भी कहा कि अफस्पा एक्ट को रिपील करना चाहिए। हालांकि किसी भी कमेटी या फिर कमीशन की रिपोर्ट को आज तक अमल में नहीं लाया गया है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में हम कह सकते हैं कि कमेटी जो बनाई गई थी, जो कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई फेक इनकाउंटर होता है, कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, ठीक है। तो अब आगे से सीबीआई इसकी जांच करेगी, है ना। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए। देखना पड़ेगा कि अब जम्मू कश्मीर से कैसे इस एक्ट को रिवोक किया जाता है, कैसे सेना को हम वापस लाएंगे, क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। क्योंकि अब पाकिस्तान और चाइना पे हम विश्वास तो नहीं कर सकते ना कि वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी को बढ़ावा नहीं देंगे या फिर टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे, है ना। तो हमारे लोगों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हमें ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। तो ये खबर थी और ये न्यूज थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।